Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे कि विन्यास का प्रतिपन व अप्रतिपन या उसका कॉन्फ़िगरेशन किस कारण से रहता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि यौगिकों का रिलेटिव एवं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, अर्थात आपेक्षिक व निरपेक्ष विन्यास क्या होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे विन्यास का प्रतिपन व अप्रतिपन या धारण। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़े हुए विभिन्न प्रतिस्थापियों को किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है तो तीन प्रकार की संभावनाएं बनती है। फर्स्ट होते हैं कि उत्पादों का विन्यास क्रियाकारक के विपरीत हो जाए, जिसे कि हम वाल्डन प्रतिपन अथवा वाल्डन प्रतिलोमन के नाम से जानते हैं, और यह SN2 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होता है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि उत्पादों का वही विन्यास वही हो जो कि क्रियाकारकों का था, अर्थात अभिक्रिया के पश्चात विन्यास में कोई चेंज ना हो। यह दो प्रकार से होता है। फर्स्ट, असम्मित कार्बन परमाणु का पड़ोसी समूह उस अभिक्रिया में अपना कुछ योगदान दे, जिसे कि हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के नाम से जानते हैं। सेकंड है कि अभिक्रिया SNI मैकेनिज्म से संपन्न हो। आई का मतलब होता है इंटरनल कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाल्डन प्रतिपन। तो जब किसी अभिक्रिया में कोई भी ध्रुवण घूर्णक अणु के असम्मित कार्बन परमाणु का यदि विन्यास चेंज हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाल्डन प्रतिपन अथवा प्रकाशिक प्रतिलोमन। जब किसी एक असम्मित कार्बन युक्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक का वाल्डन प्रतिलोमन होता है तो उसका जो प्रतिबिंब रूम अर्थात एनंशियोमर बनता है, अर्थात D विन्यास वाले से L विन्यास वाला यौगिक और L विन्यास वाले यौगिक से D विन्यास वाला यौगिक प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मैलेइक एसिड का PCl5 के साथ क्रिया करवाते हैं तो उसमें क्या होता है वाल्डन प्रतिपन, अर्थात OH को जब हम Cl के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो वो पीछे की तरफ से आक्रमण करने के कारण D से किस में कन्वर्ट हो जाता है L क्लोरोसक्सिनिक अम्ल। फिर इसकी हम नम Ag2O से क्रिया करवाएं तो क्या प्राप्त होता है L मैलेइक अम्ल। वापस से इसका फिर हम वाल्डन प्रतिपन करवाएं PCl5 के प्रेजेंस में तो क्या होगा, यहाँ पर D क्लोरोसक्सिनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, जो कि Ag2O की प्रेजेंस में D मैलिक अम्ल के द्वारा में कन्वर्ट हो जाता है। और D क्लोरोसक्सिनिक अम्ल को यदि हम KOH के साथ गर्म करें तो वाल्डन प्रतिपन होता है, जिसमें कि Cl के अपोजिट डायरेक्शन में OH समूह आता है और Cl माइनस बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से D विन्यास से L और A विन्यास से D विन्यास प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन, अर्थात वाल्डन प्रतिपन में अणु का विन्यास विपरीत होता है तो उसका ध्रुवण घूर्णक भी विपरीत हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखें, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड था मैलेइक अम्ल, वो किस में कन्वर्ट हुआ लीवो रोटेटरी में, और यहाँ लीवो रोटेटरी था वो किस में कन्वर्ट हुआ डेक्स्ट्रो रोटेटरी में। अर्थात यदि किसी अभिक्रिया में ध्रुवण घूर्णन विपरीत हो रहा हो तो यह आवश्यक नहीं कि वहाँ वाल्डन प्रतिपन भी हो रहा हो। जैसे कि हम यहाँ देखें कि जो D ग्लिसरैल्डिहाइड है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीकृत होकर किस में कन्वर्ट होता है D ग्लिसरिक अम्ल में, अर्थात यहाँ पर इसका विन्यास चेंज नहीं हो रहा है, ओनली प्लस अर्थात दक्षिण ध्रुवण घूर्णक से वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक में कन्वर्ट हो रहा है। अतः ये वाल्डन प्रतिपन नहीं कहला रहा है, क्योंकि इसमें ओनली घूर्णन परिवर्तित हो रहा है, विन्यास परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से हम देखें, जब L लैक्टिक अम्ल जो कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है उसको यदि हम C2H5 अर्थात एथाइल अल्कोहल और HCl के प्रेजेंस में गर्म करें तो वो कन्वर्ट होता है L एथिल लैक्टेट, जिसमें कि वाम ध्रुवण घूर्णक में वो कन्वर्ट हो जाता है। अतः यहाँ विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ओनली उसके घूर्णन में परिवर्तन हो रहा है, अतः यह भी वाल्डन प्रतिपन नहीं कहलाएगा।
यदि कोई अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है तो निश्चित रूप से वाल्टन प्रतिपन्न होता है। SN2 क्रियाविधि अर्थात वाल्टन प्रतिपन्न मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकार को एवं उसके अभिकर्मक की प्रकृति। सेकंड है विलाय की प्रकृति क्या है, और थर्ड है अभिक्रिया मिश्रण का ताप या अर्थात टेम्परेचर क्या है। अब हम देखेंगे वाल्टन प्रतिपन्न की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ वाल्टन इन्वर्जन। हम जानते हैं कि SN2 अभिक्रिया में आने वाला नाभिक स्नेही अर्थात लिविंग ग्रुप विपरीत दिशा में अर्थात अणु के पीछे की तरफ से आक्रमण करता है। जैसे यहाँ Br माइनस को OH माइनस रिप्लेस करता है, तो इसमें सामने से अटैक न होकर पीछे की तरफ से अटैक होता है और एक ऐसी संक्रमण स्थिति बनती है जिसमें कि नाभिक स्नेही पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है और जाने वाला समूह भी पूर्ण रूप से बंद टूटा हुआ नहीं होता है, जिसको कि हमने यहाँ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इस स्थिति में अणु समतलीय होता है और जुड़ने वाला नाभिक स्नेही व जाने वाला नाभिक स्नेही समूह उसके दोनों ओर लंबवत स्थिति में होते हैं। जैसे ही जाने वाला समूह हटता है तो क्या जुड़ जाता है, नाभिक स्नेही जुड़ जाता है और अणु वापस से चतुष्फलकीय संरचना में आ जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, विन्यास उलट जाता है। जैसे कि बहुत तेज आंधी आए और उस आंधी में छतरी उलट जाए। तो उदाहरण के लिए किसी असमित कार्बन से जुड़े ब्रोमाइड आयन का हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाता है, विस्थापन, जो कि हमने इस चित्र में देखा। अब हम देखेंगे विन्यास का अप्रतिपन्न या अपरिवर्तित रहना, इंटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात D से D ही प्राप्त हो और L से L। तो इसके 2 रीजन हमने पहले बताए थे। फर्स्ट है पड़ोसी समूह का योगदान अर्थात नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में कभी कभी पड़ोसी समूह भाग लेकर यौगिक के विन्यास को परिवर्तित होने से रोक देता है। जैसे कि हम यहाँ देखें तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि Br को किसने रिप्लेस कर दिया, OH माइनस में, लेकिन उसका विन्यास परिवर्तित नहीं हो रहा। तो इसमें क्या होता है, जो COO समूह है अभिक्रिया में भाग लेकर असममित कार्बन परमाणु के विन्यास को परिवर्तन से रोक देता है और अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है, जिसमें कि विन्यास का प्रतिपन्न 2 बार होता है, जिससे कि उत्पाद का विन्यास कैसा रहता है, क्रियाकारक का जैसा ही। जैसे इसमें हम देखें यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ फिर फर्स्ट इन्वर्जन होगा, तो इसमें क्या होगा, ये O माइनस इसमें पार्टिसिपेट करेगा और इसके साथ बंध बना लेगा, तो यहाँ पर इन्वर्जन हो गया। सेकंड में क्या होगा कि जो नाभिक स्नेही इस कार्बन पर अटैक करेगा तो फिर से चेंज होगा, तो ये वाला CH3 इधर आ जाएगा और H वापस से इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि 2 बार इन्वर्जन या प्रतिपन्न होने के कारण जो प्रोडक्ट है उसका विन्यास क्रियाकारक का जैसा ही रहता है, अर्थात पड़ोसी समूह या नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन से विन्यास अपरिवर्तित रहता है। सेकंड देखेंगे हम SNI क्रियाविधि से कोई संपन्न हो। जब हम इथाइल अल्कोहलों की SOCl2 अर्थात थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। इसमें हम देखें कि जब इसकी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl और O के पास क्या जुड़ जाएगा, H डबल बॉन्ड OCl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये वाला यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कार्बोनियम आयन और ये क्लोराइड पास में होते हैं जो कि आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इंटरनल कन्वर्जन है उसके द्वारा यदि अभिक्रिया संपन्न हो तो क्या कहलाती है, SNI मैकेनिज्म, और उसका विन्यास अपरिवर्तित रहता है। चूँकि यहाँ एक मध्यवर्ती अणु में क्लोराइड आयन आंतरिक रूप से कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही आक्रमण करके उत्पाद दे रहा है, इसे हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल क्रियाविधि कहते हैं। अब हम देखेंगे कि आपेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास क्या होते हैं, रिलेटिव एवं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। किसी अणु में विभिन्न परमाणुओं की जो आकाशीय व्यवस्था होती है उस यौगिक का क्या कहलाती है, विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। किसी यौगिक के वास्तविक विन्यास को ही हम उसका निरपेक्ष विन्यास या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। 2 प्रतिबिंब रूपी समावयवों में से एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है जबकि दूसरा कौन सा होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक।
हम इनकी ध्रुवण गुणकता को प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। समूह की प्रकृति एवं संख्या के आधार पर इनके प्रतिबिंब रूपों की संरचना को भी लिख सकते हैं, किंतु किस रूप का वास्तविक विन्यास कैसा होगा इसे ज्ञात करने के लिए कुछ समय पहले इसकी कोई विधि नहीं थी। अतः किसी एक संरचना को हम मानक या स्टैंडर्ड मानकर अन्य विन्यास प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार ज्ञात विन्यास यौगिक का आपेक्षिक विन्यास कहते हैं। अब इसके कुछ नियम है। फर्स्ट नियम है इसका सीक्वेंस ऑफ रूल। तो इस नियम का उपयोग हम ज्यामितीय समावयव के नामकरण की EZ पद्धति एवं प्रकाशिक समावयव के नामकरण की RS पद्धति में करते हैं। इसके अनुसार हम कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं अथवा समूह की प्रायिकता अर्थात प्रेफरेंस का निर्धारण करते हैं और उन्हें घटती हुई प्रायिकता के आधार पर व्यवस्थित करके एक क्रम बनाते हैं। तो इस नियम को कोहन इनगोल्ड प्रीलोग का अनुक्रम नियम के नाम से हम जानते हैं और निम्न पदों में संपन्न होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है अनुक्रम या सीक्वेंस रूल की, कि जो सर्वप्रथम संबंध कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणु को घटती हुई परमाणु संख्या के आधार पर हम क्रमबद्ध करते हैं। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखिए कि जो एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु से उसे हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले परमाणु संख्या की घटती हुई प्रायिकता के आधार पर इस प्रकार से अरेंज करेंगे। हम जानते हैं कि जो आयोडीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 53, ब्रोमीन का होता है 35 और क्लोरीन का होता है 17 और हाइड्रोजन का होता है 1। अर्थात आयोडीन की प्रायिकता सबसे अधिक होगी क्योंकि 53 एटॉमिक नंबर है, फिर ब्रोमीन की होगी क्योंकि इसका 35 है, फिर क्लोरीन की होगी क्योंकि इसका 17 है, फिर हाइड्रोजन होगी क्योंकि इसका 1 है। तो इस प्रकार से घटते हुए क्रम में हम एटॉमिक नंबर के आधार पर इनको अरेंज करते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि यदि कार्बन परमाणु से दो समान परमाणु जुड़े हुए हों तो प्रायिकता उस परमाणु को मिलेगी जो कि अधिक परमाणु संख्या वाले परमाणु से जुड़ा हो। जैसे कि हम यहाँ देखें कि अणु में चारों समूह का प्रायिकता क्रम, जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखें, यहाँ है कार्बन से जुड़ा हुआ CH3 है, दूसरा जुड़ा हुआ है CH2 Cl है, तीसरा Cl है और H। तो फर्स्ट प्रायिकता तो किसको मिल जाएगी यहाँ पर Cl को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। लेकिन सेकंड प्रायिकता यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जबकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 Cl, मतलब कि कार्बन के साथ अधिक प्रायिकता वाला Cl जुड़ा हो। तो सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगी Cl के बाद CH2 Cl को, थर्ड प्रेफरेंस मिलेगी इसमें CH3 को और लास्ट मिलेगी हाइड्रोजन को। तो इस प्रकार से हम इसको घटते हुए क्रम में रखते हैं। थर्ड रूल क्या है इसका कि यदि किसी समूह में द्विबंध अथवा त्रिबंध हो तो उसे 2 अथवा 3 परमाणु से जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखें C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा मानेंगे। इसी प्रकार से C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ हम 3 नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा मानेंगे। तो इनके अनुक्रम किस प्रकार से होगा, जैसे Cl को तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी और सेकंड है CHO, तो अर्थात ये कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो सेकंड प्रेफरेंस CHO को, थर्ड CH3 को और फोर्थ नंबर किसको मिलेगा हाइड्रोजन को। तो इस प्रकार से इनका इस नियम के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग करके और इसको घटते हुए क्रम में रखते हैं। फोर्थ रूल क्या है इसका कि यदि कार्बन परमाणु से 2 समस्थानिक परमाणु अर्थात आइसोटोपिक एटम जुड़े हुए हों तो प्रायिकता उस परमाणु को मिलेगी जिसका कि द्रव्यमान अधिक है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है फ्लोरीन से, ड्यूटेरियम से, हाइड्रोजन से और CH3 से, तो एटॉमिक नंबर सर्वाधिक किसका है यहाँ पर फ्लोरीन का, फिर है कार्बन का, लेकिन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर तो 1 है। लेकिन हम अब इसका देखेंगे एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास किसका अधिक है, ड्यूटेरियम का ज़्यादा है या हाइड्रोजन का। तो हम जानते हैं कि ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा होता है 2 और इसका 1 ही होता है। तो क्रम क्या हो जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद CH3, फिर ड्यूटेरियम और उसके बाद में हाइड्रोजन। तो इन नियमों का पालन करते हुए हम सामान्य समूह का प्रायिकता क्रम का निर्धारण करते हैं। इसको
हम देखें तो ये प्रायिकता क्रम के आधार पर निर्धारित कर रखी है ये वाली सीरीज। आयोडीन का सबसे अधिक है क्योंकि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है 53। फिर है ब्रोमीन का, इसका होता है 35। फिर है क्लोराइड का क्योंकि इसका 17। फिर सल्फर का हो जाएगा और सल्फर के साथ फिर 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए SO3H का SS से ज़्यादा होगा क्योंकि इसका 16 होता है और क्लोरीन का 17, इसलिए इससे नीचे है। लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसको पहले मिलेगा। उसके बाद में हम फ्लोरीन का, जिसका कि 9 है एटॉमिक नंबर। फिर OCOR, तो ऑक्सीजन का 8 है और OR यहाँ भी 8 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के साथ फिर C और दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है O, तो इसको पहले नंबरिंग मिलेंगी। फिर OR में भी यहाँ H है और R में कोई एल्किल समूह था, कार्बन आ रहा है, इसलिए फिर OR को मिलेगा। फिर NO2 को मिलेगा, NR2 को मिलेगा। NO2 में भी फिर नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए NO2 को पहले प्रेफरेंस मिलेगी और फिर NR2 को मिलेगी। इसके बाद में मिलेगी NR2 के बाद में NHR, क्योंकि यहाँ 2 R समूह जुड़े हुए हैं जबकि यहाँ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर मिलेगा NH2 को, क्योंकि इसमें दोनों ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। फिर C⋯OR को, क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और एक एल्किल, जबकि COOH में एल्किल के स्थान पर यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, जो कि कम प्रायिकता वाला ग्रुप है। अतः C⋯OR को ज़्यादा मिलेगी COH से। फिर मिलेगी COR को, उसके बाद में मिलेगी CHO को, फिर CH2OH को, फिर साइनाइड को, फिर फेनिल को, फिर ट्राई एल्किल को, फिर CHR2 को, फिर CH2R, फिर CH3, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन को। तो इस प्रकार से इस इन लोग त्रिलोक के अनुक्रम नियम के आधार पर हमने इसको अरेंज किया और इसी के आधार पर हम यौगिकों का नामकरण ज्यामितीय समन्वय में EZ पद्धति और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के RS पद्धति में इस नियम का उपयोग करके उनका नामकरण करते हैं। थैंक यू।